गुड इवनिंग। प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी। यस सर। यस यस सर। सर, दिख रहा है। यस सर। एक सेकंड ना, मुझे आपका आवाज नहीं है। फिर आप अगेन आंसर करोगे। जी यस सर। सर, दिखाई दे रही है। थैंक यू थैंक यू। ओके, तो सर ये व्हाट्सअप मिल सकता है पीडीएफ अभी? मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपको व्हाट्सएप में सारा पीडीएफ। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। क्या? एक सेकंड। क्या अभी दिख रहा है? अगर किसी को स्क्रीन में अगर आपके दिक्कत आ रही है तो आप जूम भी कर सकते हो डियर। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पर ओके। ऐसा पिंच करोगे जूम भी कर सकते हो, वो जो भी वीडियो चल रहा है, क्लास चल रहा है, जूम भी कर सकते हो आप। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पर। आपको मैंने आज 3 बजे आपको 3 पीडीएफ भेजा है मैंने। अपना जो सब्जेक्ट कोड है 28126, उसका यूनिट 2, जिसको मैंने कंबाइन पूरा उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर आपको भेजा है, उसका एक पीडीएफ है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो है उसका एक पीडीएफ भेजा है। महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का जो पीडीएफ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रूल्स का पीडीएफ मैंने भेजा है, क्योंकि स्टेट के रूल्स रहते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो कि सेंटर का है और ऑल इंडिया में जो एनफोर्स है, एप्लीकेबल है, उसका एक पीडीएफ आपको भेजा है। ऐसे करके हमने 3-4 पीडीएफ आपको भेजे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो एक्ट है वो है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। ठीक है, अब उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे, बाकी के हम एक्ट और रूल्स आगे स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970? ऑप्शन आपके सामने है, उसका आंसर है टू मैनेज द एम्प्लॉयमेंट एंड एबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टन एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या ठीक है, उसका एम्प्लॉयमेंट सही से रेगुलेट करने के लिए, सही से मैनेज करने के लिए ये कानून लाया गया है 1970 में। ठीक है, नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अब ये अकॉर्डिंग टू कौन सा एक्ट की बात हो रही है? यहाँ सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो जब भी इसके आगे जब एक्ट वर्ड आप सुनोगे तो कंसिडर करना कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है 1970 उसकी बात हो रही है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है ये 1970 में किसने लाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया था, इंडियन गवर्नमेंट ने लाया था। अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अब इस एक्ट में ऐसा भी कहा गया है कि भाई अगर आपको ये सही से रेगुलेट करना है हर एक स्टेट में, ठीक है, तो स्टेट के पास ये पावर दी गई है कि आप इसके इस एक्ट के तहत कुछ रूल्स बनाइए। ठीक है, ये इस एक्ट को किस तरीके से आप आपके स्टेट की जो कंडीशंस है, लेबर की जो कंडीशंस है, एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, उसके हिसाब से आप डाल के फिर उस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बना के आप इसको एनफोर्स कर सकते हो। तो ये ऑथोरिटी केंद्र सरकार ने हर एक राज्य सरकार को दी है, और उसके तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उसका महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट लेबर रूल्स बनाया है। अब ये सिर्फ महाराष्ट्र के पास ही नहीं, तो हर एक स्टेट के पास ये पावर है, और वो ये रूल्स बनाते हैं। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा जिसका भी माइक ओपन है प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द एक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, टू विच एस्टेब्लिशमेंट डज इट अप्लाई? अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर एक्ट है कौन से एस्टेब्लिशमेंट पर यहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है? ऐसे हर एक एस्टेब्लिशमेंट, हर एक कंपनी पर, हर एक इंडस्ट्री पर, हर एक जगह पर ये एप्लीकेबल रहता है जिस जगह में 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। ठीक है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जिसमें 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उस कंपनी में ये एक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल रहेगा, ये लागू रहेगा। नंबर 3, हु इज कंसिडर्ड अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अंडर द एक्ट? इस एक्ट के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसे कहा जाएगा? तो द हेड ऑफ ऑफिस, फैक्ट्री ओनर और ऑक्यूपायर एज एप्लीकेबल। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि जो जिसने ये ठेका निकाला है, जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, उस पर्सन को हम, उस कंपनी को या उस पर्सन को हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहेंगे।
एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो कि मेरे पास एक छोटा सा प्लॉट है, मुझे वहां पर एक बंगलो बनाना है, ठीक है। अब बंगलो बनाना है मतलब बंगलो का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ठेकेदार के पास जाऊंगा जो कि बंगलो बनाता है। मैं उसको बोलूंगा कि वो भाई आप एक काम कीजिए, मेरे एक प्लॉट है यहाँ पर बंगलो बना दीजिए। अब ये ठेकेदार अकेला थोड़ी ना बनाएगा, उसके पास कौन होंगे, लेबर्स रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहेंगे। तो वो 20-25 लेबर लेके फिर वो बंगलो बना देगा। अब देखो, अब ये 20-25 लोग का एम्प्लॉयर कौन है, ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर। अब ठेकेदार को एम्प्लॉय किसने किया है, मैंने। तो मैं कौन हुआ यहाँ पर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हुआ। आप समझ रहे हो यहाँ पर। तो जो सबसे टॉप ऑथोरिटी पर बैठा है, जिसका ये काम है, उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहते हैं। लोग उसे क्लाइंट भी कहते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ठीक है। तो जिसके पास ये टॉप का जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर भी उसके नीचे एक सब कॉन्ट्रैक्ट हायर करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन रहेगा, हमेशा याद रखना। तो जो जिसका ऑथोरिटी है, जिसकी वो जगह है, जिसका काम चल रहा है, वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रहता है हमेशा। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है इस एक्ट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड का क्या काम है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड जो भी एडवाइस देना, कंसल्ट करना, ये इस बोर्ड का काम है, इस बोर्ड के मेंबर का काम है। ये सेंट्रलाइज बोर्ड रहता है, याद रखना। Question number 5, what must a contractor have in order to execute work through the contract labor? इसका आंसर है बी, लाइसेंस फ्रॉम लाइसेंसिंग ऑफिसर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लाइसेंसिंग ऑफिसर रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में। तो वहां पर जाके आपको लाइसेंस लगता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत, ठीक है। अब थोड़ा बहुत प्रोसेस में चेंज हो सकता है हर स्टेट के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने स्टेट के पास राइट दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर का लाइसेंस जो है वो आप इशू कर सकते हो। नेक्स्ट है अंडर, यस, किसी ने, बबलू मौर्य जी, आपने रेज हैंड किया है, बताइए क्या डाउट है। सर जो लेबर लाइसेंस का ये है, तो ये लेबर लाइसेंस का क्या रोल रहता है? लेबर, देखो, लेबर लाइसेंस का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट हाँ, लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते और आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा लेबर सप्लाई का। तो बबलू जी, सर उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना चाहिए? ये हर स्टेट के लिए डिफरेंट है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के लिए पूछो तो मिनिमम 50 होना चाहिए आपके पास एम्प्लॉय, तो ही आपको यहाँ पर महाराष्ट्र ओके, स्टेट का लेबर लाइसेंस मिलेगा मिनिमम। जब 50 से ओके, कम है तो आपको लेबर लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 100 है या फिर 51 है तो आपको लेबर लाइसेंस निकालना ये कंपलसरी है, ठीक है। और ये हर यस एक स्टेट के हिसाब से ओके अलग सर। हो सकता है। अब यहाँ पर सेंटर ने 20 कहा है, ठीक है। सेंटर एक्ट ने जी, क्या कहा है कि भाई आपके पास 20 होना चाहिए, 20 से ज्यादा लोग हैं तब ये एक्ट आपके ऊपर लागू रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये जो भी एक्ट है वो ओके। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। रवि भूषण जी बोलिए। वही सर था आपके को, जो अभी हमने जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने देखा था 20 या 20 से ज्यादा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, तो आप बोल रहे थे देखिए, 50, तो उसी को मैं ये बोल रहा था। अब ये दोनों में कंफ्यूजन क्या है, मैं ये आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर लाइसेंस की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर कानून की बात हो रही है डियर, ठीक है। कि ये कानून कौन से एस्टेब्लिशमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल रहेगा। ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात रही कि लाइसेंस निकालने की जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र स्टेट का अगर लेबर लाइसेंस निकालना है तो आपके पास 50 से ज्यादा आदमी होने चाहिए। लेकिन मान लो कि मेरी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करती है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सप्लाई करती है, और मेरे पास 45 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। ध्यान से सुनना, कितने हैं, 45। अब मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये जो सेंटर का कानून है वो एप्लीकेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। रवि, आई होप कि मैंने ये चीजें क्लियर की होगी आपको। यस सर, यस सर। ओके,
जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शंस ऑफ द एक्ट द गवर्नमेंट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी प्रोसेस। सेक्शन नंबर 10 में इस एक्ट के दिया गया है कि आप ऐसे हजार्डस जगह या फिर ऐसी कुछ जगह रहती है जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिट कर सकते हो, आप वहां पर काम को नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस वहां पर दी गई है। व्हाट फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट, ये याद रखना। कैंटीन्स, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, तो ये इस एक्ट में दी गई है। और छोटा सा एक्ट है, आप पढ़ोगे, आप एक दो दिन में भी ये पूरा खत्म भी कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज इज इम्पोज फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट। अब ये यहाँ पर जो लेबर इंस्पेक्टर की बात हो रही है, ये याद रखना। ठीक है, तो लेबर इंस्पेक्टर के अगर काम में हम अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हैं तो क्या हम पर कार्रवाई हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू 500 रुपीज और बोथ। एक तो 3 महीने की जेल हो सकती है, या तो 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों ही हो सकते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, याद रखना। ठीक है, अब इस एक्ट में कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन भी दी गई है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को हायर करता है। लेकिन अगर मान लो कि एक सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर पर केस बनता है, सबसे पहले याद रखना, अगर कुछ होता है तो लाइक फैटेलिटी होती है या फिर, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी रहती है कि वो उसके कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट टाइम टू टाइम करे, ये भी याद रखना, ये भी एक्ट में दिया गया है। ठीक है, अंडर द एक्ट व्हाट एक्शंस कैन द रजिस्टरिंग ऑफिसर टेक इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन थ्रू द मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब ये है कि मान लो कि आपको लेबर लाइसेंस निकालना है या आपने निकाला है लेबर लाइसेंस, लेकिन वहां पर जब इंफॉर्मेशन दी गई है तो गलत इंफॉर्मेशन दी गई जब आपने लेबर लाइसेंस निकाला, तो क्या एक्शन हो सकता है। ऑब्वियसली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, तो ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास ये राइट्स रहता है। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। रवि भूषण जी बोलिए, एनी डाउट आपको। मुक्तानंद कुमार। हेलो सर, अगर लेबर लाइसेंस के लिए हमें प्रोसेस करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कहाँ पे कैसे करना होता है सर। सिंपल, आप जो भी स्टेट में हो, उस स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट में जाके जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, या फिर ऑफिस में आप कांटेक्ट करो, ओके। सिंगल विंडो में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। और मैं बताऊं, आजकल सारे स्टेट में, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में ये चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते ओके, हो। थैंक ठीक यू है, सर। यस। अभी मुझे महाराष्ट्र का छोड़ो, महाराष्ट्र का 50 है, मुझे अदर स्टेट का प्लीज आप बताइए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, आपके ठेकेदार के भी साथ कांटेक्ट होगे और लाइसेंस के बारे में भी आपको जानकारी होगी, आप मुझे बताओ कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है आपके स्टेट में, कि मिनिमम कितना लोग होना चाहिए ताकि आप लेबर लाइसेंस के लिए कंपल्सन हो जाता है। तो किसी को पता है तो प्लीज आप शेयर कीजिए। अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। नीतीश सिंह जी प्लीज। सर अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे क्या है सर कि अगर 30 मैन पावर है तो लेबर लाइसेंस है मैंडेटरी है। अभी क्या सर, मैंडेटरी। मैं जामनगर रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ ओके। विथ एल&टी। एंड सर इसके पहले मैं था भरूच भरूच में था, एक GFL करके कोई क्लाइंट का कंपनी था, तो वहाँ पे सर 50 था। अगर एवं ओके, 50 जाता है तो लेबर लाइसेंस मैंडेटरी है। ठीक है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा। सर हरियाणा हरियाणा में जो है 20 लेबर पे लेबर लाइसेंस अप्लीकेबल हो जाता है गुड, हरियाणा से। थैंक यू। ठीक है, रवि भूषण जी बोलिए। सर मैंने एक दिल्ली में प्रोजेक्ट किया था ना, वहाँ पे 25 वर्कर थे, तो अपने को BOCW एक्ट कौन लेना पड़ा, वो जो लाइसेंस आता है उसको लेना हाँ हाँ, पड़ा ओके, थैंक यू। सिमिलर बेसिस तो पे। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हर एक स्टेट में 20 से लेकर 50 तक का ये रेंज है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ये कम हो, मतलब मिनिमम 20 ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप लेबर लाइसेंस लेते हो तब आपको बहुत ज्यादा कंप्लायंस करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि लेबर को भी फैसिलिटी मिलती है। और जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऐसे रजिस्टर्ड लाइसेंस के अंदर एम्प्लॉयमेंट करता है ना, तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू भी फैसिलिटीज मिलती है। जब अगर आप
महाराष्ट्र का सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पर उनको फ्री में फूड मिलता है, ठीक है? और एक सेफ्टी का किट मिलता है, तो ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है। हालाँकि शायद महाराष्ट्र में ये चीज़ें अभी पॉज़ की गई है कुछ दिनों के लिए। तो और भी स्टेट में फैसिलिटीज़ मिलता है उसका। उनको टिफ़िन वगैरह भी आता है, ठीक है? और कुछ सब्सिडाइज़ भी दिए जाते हैं और बीच-बीच में गिफ्ट वगैरह ये भी सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। तो अच्छी फैसिलिटीज़ होती है लेकिन ये कब होगा जब वो लेबर ऐसे एम्प्लॉयर के थ्रू इसमें रहेगा जिसका लेबर लाइसेंस रजिस्टर्ड है। तेजूरी जी आप कुछ कहना चाहोगे? सर उसमें बीओसीडब्ल्यू में रजिस्टर्ड करके है, नॉट ओनली किट मिलता है उनको, फैमिली के लिए बच्चा होने पे या शादी होने पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट। बराबर, सही है। थैंक यू। ओके, अभी नेक्स्ट एक्ट की तरफ जाएँगे हम, महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट लेबर रूल्स, ठीक है? तो यहाँ पर रूल्स पर मैं फोकस कर रहा हूँ, याद रखना। अब ये रूल्स जो महाराष्ट्र सरकार लाई है, ये कौन से एक्ट के तहत लाई है? ये सीएलआरए कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट है, उसके तहत लाई है, ये भी याद रखना। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अंडर दिस रूल? अब ये महाराष्ट्र का जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो बोर्ड रहेगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो उसका टेन्योर कितना रहेगा, मैक्सिमम टर्म कितना है? तो ये 3 ईयर का उसका टेन्योर है। According to the rules, how many days notice is required for an ordinary meeting of the board? तो बोर्ड के मीटिंग के लिए कितने दिन पहले आपको नोटिस जारी करना जरूरी है? तो 7 दिन पहले। If a contractor fails to provide canteen within the required period, who is responsible for providing it? अगर मान लो कि वहां पर कैंटीन प्रोवाइड करना कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए जरूरी है, बन जाता है, तो और कॉन्ट्रैक्टर ने ये प्रोवाइड नहीं किया कैंटीन फैसिलिटी, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यहाँ पर जिम्मेदार रहेगा। हाउ इज अ quorum defined for a meeting of a committee under these rules? 1/3 of the total member of the committee, तो यहाँ पर वो quorum define करेंगे। What is required to be displayed at every establishment to which the act applies? A, an abstract of the acts and rules. तो जो एब्स्ट्रैक्ट रहता है, जो समरी रहती है एक्ट और रूल्स की, उसको दिखाना, पब्लिश करना आपके वर्क साइट पर, आपके एस्टेब्लिशमेंट, ये जरूरी है, ठीक है? इस एक्ट के तहत, महाराष्ट्र एक्ट के तहत मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इन द इवेंट ऑफ अ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हेन मस्ट वेजेस टू बी पेड टू द वर्कर? मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को आप काम से हटा रहे हो, ठीक है, निकाल दिया है, तो कब ये उसके सारे जो वेजेस है, जो वेतन है, सैलरी है, वो पेड करना जरूरी है। सी, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट डे खत्म होने से पहले उसको उसका जो भी टोटल है कैलकुलेशन करके उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लिखा, रूल्स में लिखा है महाराष्ट्र, याद रखना। व्हाट इज द फी for the issuance or renewal of a license under the Maharashtra contract labor rule? 5,000 फीस है इसका। ये हर एक स्टेट में डिफरेंट हो सकता है। गुफरान जी म्यूट कीजिए माइक। Number 8, what should be the first aid box contain for establishment with more than 50 contract laborers? तो अगर मान लो कि कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी जगह पर 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहां पर काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स में होना जरूरी है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग्स तो होना जरूरी है, वो तो जनरलाइज ही है। एंटीसेप्टिक्स वहां पर होने चाहिए। आजकल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एड किट पे भी मेंशन लिखा हुआ रहता है कि ये कितने आदमियों के लिए है सफिशिएंट, जैसे कि 15 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 150 लोग, तो उस हिसाब से ही फर्स्ट एड किट भी अभी बन के या फिर असेंबल होके आपको मिलता है। नंबर 9, इफ एन अपील अंडर सेक्शन 15 इज रिजेक्टेड, व्हाट मस्ट द अपीलेट ऑफिसर प्रोवाइड? तो अगर मान लो कि सेक्शन 15 के तहत किसी ने अपील किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑफिस ने उसको रिजेक्ट किया है, तो रिजेक्शन का आपको रीजन देना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट वाले जो भी है ऑफिसर्स आपको रीजन देंगे कि क्या वजह रही है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर ईच रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट? द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर।
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि उनका जो भी रिकॉर्ड वगैरह है वो सारी चीजें उसके पास मेंटेन होनी चाहिए। ये भी याद रखना कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कॉन्ट्रैक्टर में कितने वहां पर ये है क्या बोलते हैं अपन, लेबर्स है। तो ये सारी चीजें वहां पर मेंटेन होना चाहिए उसके पास रजिस्टर में। हाँ, डेली का अटेंडेंस वगैरह ये तो कॉन्ट्रैक्टर की, सब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, नीतीश सिंह जी बोलिए। सर ये बोल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो तो आई थिंक लगता है कि कंपनी का एचआर ही होता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंपनी का एचआर होता है। हाँ बोलिए। तो सर मतलब वही एचआर ही होता है ना, कि कोई अदर पर्सन या डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर कोई होता है? देखो सबसे पहले हमें ना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मैंने डेफिनेशन बताया था। आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर समझिए कौन है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाया था प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है। ठीक है, अ, अब मान लो कि गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनाना है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंजीनियर्स वगैरह तो है नहीं है, तो वो क्या करेगी, उसका एल&टी को कंपनी को बुलाएगी, अशोका कंपनी को बुलाएगी, बराबर है कि नहीं, या फिर टेंडर निकालेगी और उनको काम देगी। नीतीश जी बराबर है, करेक्ट है। खुद बराबर गवर्नमेंट है तो सर। बांधेगी नहीं, उसके ऑफिसर्स लेके। और अब एल&टी भी क्या करती है, तो ये काम कभी कभी आगे भी दे देती उनके। एल&टी को काम मिल गया मान लो, तो एल&टी कौन हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्टर हो गया। क्लियर है, एल&टी को अभी गवर्नमेंट के हाँ लिए सर। ब्रिज बनाना है। अब एल&टी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगी। क्यों? क्योंकि एक ब्रिज बनाने के लिए मान लो कि 500 लोग रख रहे, 500 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रख रहे, ठीक है, इंजीनियर्स लग रहे, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगी जो कि उनको वो लेबर सप्लाई करे। अभी क्लियर है। हम्म। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो उसके नीचे कौन आया, फिर कॉन्ट्रैक्टर आ गया जो कि एल&टी है। कॉन्ट्रैक्टर आ ठीक गया। है, हाँ। हाँ, अब एल&टी के नीचे भी अगर उसने कुछ कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। अभी क्लियर है। लेकिन क्लियर है सर। अभी सर एक्ट, ऐसे रिलायंस में जो है ना पीवी 16 हाँ सर। बोलिए बोलिए। सर ये बोल रहा था ना मैं कि इधर क्या है कि जो रिलायंस में प्रोजेक्ट चल रहा है सेम वैसे ही है। लाइक हाँ रिलायंस ने प्रोजेक्ट दिया है एल एन टी को हायर किया है। और एल एन टी बराबर, ने क्या किया है ना कि अपने अंदर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को यानी सब सब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है। ऐसा करेक्ट। चल रहा है। अब सब कॉन्ट्रैक्टर के पास भी सेम सब जैसे सिनेरियो आपने बताया ना वैसे यहाँ पे चल रहा है। वैसा ही होता है बड़े प्रोजेक्ट में, हम्म। नीतीश जी। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आपके केस में कौन हो गया, रिलायंस हो गया ना, या उसके ऊपर भी कोई है। हाँ सर रिलायंस हो गया, नहीं रिलायंस ही है। रिलायंस पे, हाँ, तो रिलायंस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है डियर। तो जिसने रिलायंस ने जिसको कॉन्ट्रैक्टर दिया है ना, जिस कंपनी को, वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और उस कंपनी ने मान लो कि एल&टी हो गया, जो भी हो गया, तो उसने भी अगर उसके नीचे कुछ कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, और रखना ही पड़ता है, उनकी सर्विस लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम सब कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। ठीक है, आई ओके सर होप कि आप क्लियर है। सभी को ये क्लियरिटी आ गई होगी। और जो यस कंस्ट्रक्शन में सर, काम यस करते हैं सर। उनको तो डे वन में पता चल जाता है ये सारी चीजें। अब लेकिन सर नीतीश जी एक्चुअली क्या आपके था कि केस डे में, वन का मैं क्लास अच्छे से ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, अब सर मैं मिस कर दिया क्या था। है, ठीक है, अभी ये एक्ट क्या कहता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास सारी चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब रिलायंस का मालिक कौन है, अंबानी। अंबानी थोड़ी ना ये सारी चीजें करते बैठेगा, तो वो एचआर हायर करेगा या मैनेजर हायर करेगा। तो वो ही सारा चीजों का क्या करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि भाई हमने एल&टी को काम दिया है, एल&टी ने आगे किसको काम दिया है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। बस, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो उनका काम है, वो नहीं देखेगा। लेकिन ये सारा चीजों का डेटा उसके पास होना चाहिए, ताकि कोई भी लेबर इंस्पेक्टर या कोई भी लेबर ऑफिसर जाएगा तो डायरेक्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जाके बैठेगा। ठीक है, कि भाई आपके साइट का क्या चल रहा है, हमें बताइए। तो इस तरीके से सारी चीजें वर्कआउट होती है। जनरली जो लेबर इंस्पेक्टर, उनको भी पता रहता है कि कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और कौन कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर, तो उनको भी ये सारी चीजें पता रहती है। तो खैर, नेक्स्ट एक्ट के तहत जाते हैं हम। द
इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। अब ये एक्ट अलग से लाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखो, इंटर-स्टेट का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोग, ठीक है? इनको हम इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन कहते हैं। कभी-कभी होता क्या है कि काम के चक्कर में दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है बहुत सारे वर्कमैन को, तो वहाँ पर ऐसे लोगों पर ये कानून, ऐसे लोगों पर या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पर ये एक्ट लागू होता है, या फिर हम कहते हैं कि अप्लाई होता है। इसका पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कमैन इन इंटरस्टेट एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो कि कोई बिहार से महाराष्ट्र में काम करने को आया है, तो वो क्या हो गया फिर? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। या फिर महाराष्ट्र से गुजरात में चला गया है, तो वो हो गया इंटरस्टेट। हाँ, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही काम कर रहे हैं दूसरे जगह पर जाके, तो फिर वो इंटरस्टेट नहीं हुआ है, तो उन पर ये एक्ट नहीं लागू होगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अब ये किस एक्ट की बात हो रही है? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट की बात हो रही है, याद रखिए। According to this act, an establishment employing interstate migrant workmen must have how many such workers for the act to apply? अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर ये कानून लागू होगा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर, ऐसी कंपनियों पर जिसमें 5 या उससे ज्यादा दूसरे राज्य के वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है? 5 या उससे ज्यादा दूसरे राज्य के वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसे हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होगा। तो अगर मान लो कि कंस्ट्रक्शन में ऐसा हो रहा है, तो देखो कौन से कानून उन पर लागू हो गया, और ये सारी चीजें एचआर को संभालनी पड़ती है और मैनेजर को भी। नंबर 1 तो सीएलआरए मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो एक्ट लागू होगा। बीओसीडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन में है तो वो एक्ट लागू होगा। तीसरा, ये इंटरस्टेट है, दूसरे राज्य के आए हैं, तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट लागू होगा। पीएफ का कानून लागू होगा, ईएसआईसी का कानून लागू होगा। तो देखिए, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट उन पर लागू होते हैं। नंबर 3, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग लाइसेंसिंग ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट? तो इस एक्ट के तहत तो लाइसेंसिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? सी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लाइसेंसिंग जो ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट करती है। What is the key responsibility of a contractor as outlined in chapter 4 of the act? तो प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्क। इस एक्ट के तहत एक कंडीशन लाई गई है कि जो भी ऐसे वर्कर हैं दूसरे राज्य से आए हैं, तो उनको वहां पर हाउसिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। इसलिए लेबर कॉलोनीज वगैरह आप देखते हो। Number 5, what is the minimum displacement allowance payable to the interstate migrant workman by the contractor? तो कॉन्ट्रैक्टर को ये भी कंपल्शन रहता है कि उनको डिस्प्लेसमेंट अलाउंस भी दिया जाए, ठीक है? तो 50% ऑफ मंथली वेजेस और 75 रुपीज विच एवर इज हायर, तो उनको जो भी डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है वो दिया जाना चाहिए। Number 6, under what section can a principal employer revoke the registration of an establishment if it has been obtained through misrepresentation? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास रजिस्ट्रेशन रिवोक करने का राइट्स है, ये भी याद रखना। लेकिन वो किसके थ्रू होगा? मिनिस्ट्री, जो भी लेबर है, जो डिपार्टमेंट है, तो उसी ऑफिस से ये लाइसेंस क्या होगा फिर? रिवोक होगा। सेक्शन 5 के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को लगता है कि यार इन्होंने थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन दिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है, तब वो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रिवोक कर सकती है या उसके लिए अर्जी कर सकती है या फिर कंप्लेन कर सकती है लेबर मिनिस्ट्री में। The act mandates that the journey allowance provided to the migrant workman should be, तो जर्नी अलाउंस, जर्नी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो जर्नी है। अब ये छोटा सा जर्नी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है? दूसरे राज्य में जा रहे हो तो उसके घर से लेके, ठीक है, जो काम की जगह है वहां तक आने में जितना भी लगता है भाड़ा, ठीक है, अब ट्रेन का, ऑटो का, लोकल ट्रांसपोर्ट सब मिला के उसको देना पड़ता है। नंबर 8, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर तो खुद ही जाके लेके आते हैं, ऐसे भी रहता है, या फिर रेल से भी लेबर वगैरह आ जाते हैं। Which section of the act specifies the duties of contractor regarding wage payment? Section 70. What does the act stipulate about the payment of wages to migrant workmen? Wages must be paid in cash. तो इस कानून में ये भी दिया गया है कि आपका जो भी सैलरी होता है वो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको कैश में देना जरूरी है। अब ये क्यों
कैश में देना जरूरी है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, अभी तो यूपीआई वगैरह आ गया है, एटीएम कार्ड भी आ गया है। तो पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर बैंक अकाउंट में डाल देते थे, चेक दे देते थे उनको, तो उससे क्या, और ये जानबूझकर भी करते थे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर। और उनका जो बैंक अकाउंट रहता था तो उनके स्टेट में रहता था, तो बेचारे वो चेक डालने के लिए उनके स्टेट में वापस जाएंगे क्या, तो इसलिए वो कैश में देना जरूरी बन गया। ठीक है, तो इसलिए वो कंडीशन डाली गई है इसमें। सुभाष जी बोलिए। सुभाष कुमार दुबे, आपने रेज हैंड किया है, क्वेश्चन। सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया। Number 10, if a contractor fails to pay wages, who is ultimately responsible for ensuring that interstate migrant workmen are paid? अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे नहीं दिया, उनको पेमेंट नहीं दिया वक्त पर, तो ये किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? अगेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको उनका जो वेजेस है वो टाइम पर मिले। तेजवीर जी बोलिए। सर अभी आप बोल रहे हैं कि कैश में देना है, लेकिन गवर्नमेंट लेबर कमिश्नर और बीओसीडब्ल्यू एक्ट के तहत वो तो बैंक पेमेंट ही करना है। आई थिंक कैश Dear इज currently cash is not allowed, I think, from labor law. तो वही है, अभी कोई भी कैश में पेमेंट नहीं देता है। ये एक्ट का आप ईयर पढ़िए, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जब एक्ट लाया गया था तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, 1979। ठीक है, Okay. अभी बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो गई है और इसमें से बहुत सारे सेक्शंस आउट ऑफ ये भी हो गए हैं, अपन क्या बोलते हैं उसको, जरूरत भी नहीं है उसका कैश में देना। ठीक है, तो आजकल आप लेबर देखो, लेबर भी फोन पे वगैरह यूज करते हैं, यूपीआई। ठीक है, तो कैश में तो कोई देता नहीं है। और बराबर बोला आपने कि बीओसीडब्ल्यू उनको मैंडेट करता है कि आपको उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा डालना है। और जो भी पीएफ वगैरह है उसकी रसीद जब आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास देते हो तभी वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कंडीशंस रहती है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अदानी, रिलायंस वगैरह ले लो, तो वहां पर जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, आपके यहाँ से वो लेबर लेंगे। तो ऐसा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज, भले आपसे वो 2 लेबर लेंगे, 5 लेबर लेंगे, फिर भी वहां पर मैंडेटरी है कि आपके पास वो लेबर लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी में ऐसा प्रैक्टिस है। ठीक है, अभी मुझे आप में से बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन तो 1000% हो गए। ठीक है, तो इस एक्ट का कुछ रेफरेंस आता है आपके यहाँ, और आप कौन से चीजें फॉलो करते हुए इसमें से प्लीज बताइए हमें तेजी से। सर दो तीन चीजें हैं, जैसे वेजेज के हिसाब से आप बोल रहे हैं, वेजेज दे आर माय ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग थ्रू द अकाउंट, इवन दे आर प्रोवाइडिंग पे स्लिप एज वेल, पीएफ, transportation from worker camp to site, and food. But that traveling allowance we are stating here in these rules, I think nobody is paying traveling or that traveling allowance from home to work site. Correct. Journey allowance is not getting paid by contractor currently. Yeah, Yeah, I'm I seeing think also this. nobody is paying. We as we are hiring, during hiring period, we Yes. are as per urgency of work, we can provide them ticket, a train or flight. It depends on urgency, but journey. Yes. It depends on a demand and supply. Let's say if a principal employer or your behind timeline, if the contractor is having so much urgency and demand is rises suddenly, so he is ready to give facilities, a lot of perks to uh, worker also. I have seen this in during COVID. COVID के टाइम में मैंने देखा था ये कि महाराष्ट्र से लोग कैश गाड़ी में लेके एमपी में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, लेबर को लाने के लिए, Everybody get totally यस। robbed तो during the. किसी को लेबर नहीं मिल रहा था, यहाँ से फोर व्हीलर कार करके जा रहे हैं, 10-10 12-12 लेबर को लेके आ रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं। तो और लेबर का भी डबल टिबल उनको क्या डेली वेजेस मिल रहे थे उनको, क्योंकि लेबर ही अवेलेबल नहीं था। ये देखा है मैंने। यस, तेजोर जी बोलिए। I think, sir, that time government also support to pay them if they are in worker camp.
for 1 month or Yes, sir. 2 months to employ. I think I'm 100% श्योर स्टाफ जितना भी था सबको 2 महीने तक पेड किया था। वर्कर भी बहुत सारे जो करंटली कैंप में थे उनको भी पेड किया था मिनिमम वेज। यस यस, हाँ मिनिमम वेजेस उनको मिला था। और ठीक है, अभी वो संकट टल गया है ऑलमोस्ट, और ऐसे ही जो पैंडेमिक है वापस ना आए किसी भी देश पर, जो पूरी दुनिया पर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। द टर्म ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कैंटीन कमिटी इज 2 years। अब कैंटीन कमिटी जो रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसका टेन्योर कितना होना चाहिए? 2 साल होना चाहिए। लीव विद वेजेस इज अलाउड फॉर एम्प्लॉयज इफ दे वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? तो 20 डेज। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये भी प्रैक्टिस है कि अगर आपने 20 दिन काम किया है तो आपको एक छुट्टी मिलती है, उसे हम ऑन लीव कहते हैं, ईएल जिसे कहा जाता है, और वो विथ वेजेस रहती है, मतलब आपने छुट्टी भी ली तो भी आपको उसका सैलरी मिलता है। Which of the following is or are objective of the Contract Labor Act 1970? अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं। देखो, आपको 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, या 2 स्टेटमेंट, या 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि इसमें से कितने बराबर है, कितने फॉल्स है, ट्रू है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाती है। बबलू जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने बोला कि 20 दिन कंटिन्यू करने के बाद एक ये ले सकते हैं। हाँ, ईएल ले सकते हैं। यस यस यस। हाँ, तो सर वो कंटिन्यू 20 दिन में क्या संडे भी इंक्लूडेड रहेगा या संडे ऐसे रहेगा? नहीं, 20 वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, आपको संडे निकाल देने पड़ते हैं उसमें से। ओके। ठीक। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पर राइट आंसर है टू ओनली, टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेयर एवर सच एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनकी वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये कानून लाया गया है। ये ऑब्जेक्टिव है उसका। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बढ़ावा देने का इसका to be provided if engaging employees more than 500। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन 500 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर एम्प्लॉयज की जरूरत है। हालांकि ये फैक्ट्री एक्ट का एक कंसर्न है। What is the recommended minimum temperature for office work and similar non-physical activities? ठीक है, अब यहाँ पर साइट की बात नहीं हो रही है, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क की बात हो रही है। तो आपके एरिया, ऑफिस एरिया में कितना टेम्परेचर होना चाहिए? जनरली मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस सॉरी टेम्परेचर होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्सेस इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 150 ऑफ अ पर्सन। हालांकि 10-15 भी लोग रहे तो भी फर्स्ट एड बॉक्स वहां पर प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। Who is responsible for payment of wages of an employee? Manager. अंडर OSH एक्ट, अब ये कौन सा एक्ट है? ये इंडिया का ही एक्ट है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस जो बिल आए हैं 2020 में, तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 13 जो कानून है फैक्ट्रीज एक्ट को लेके, 13 जो कानून है टोटल, तो उसको एक कंसोलिडेशन किया है, मतलब उनको कंबाइन किया और एक कानून लाया है। तो उसकी बात हो रही है, और ये इंडिया का ही कानून है। अब हमारे देश का कानून है, पास भी हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मतलब वो लागू हो चुका है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया है पूरी तरीके से अभी तक। ठीक है, पार्शली उसका इन्फोर्समेंट हुआ है। Employers are responsible for providing safe workplace. Yes, of course, according to Factories Act, it is also the same. मैच द फॉलोइंग लिस्ट। अब ये जो नीचे की लिस्ट है उसको आपको मैच करना है कि क्या है। मालवीय कमेटी, मिनिमम वेजेस, बीबी आधार कार्ड रिपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑन ऑर्गेनाइज लेबर, डी आइक्रोइड फॉर्मूला, लेबर वेलफेयर, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। तो इन सबको मैच करना है। तो कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 412। 4 में क्या लिखा है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड, ठीक है, मिनिमम वेजेस, और नंबर 2 पर क्या आता है फिर? सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज लेबर। तो ये सारे सोशल सिक्योरिटी लॉ है। What violations are most commonly cited by OSH? Fall protection. Yes, fall protection ना देने में, या फिर दिया है लेकिन यूज नहीं कर रहा है लेबर या वर्कर एम्प्लॉय, तो उसमें सबसे ज्यादा वायलेशन उन्होंने नोटिस किए हैं। The notice period
for work for adult worker under the Factories Act shall be displayed in form 14A, form number 14. Yes, उसमें देना जरूरी है notice period. Recently, the government of India has enforced the ease of compliance to maintain registered under various labor law rules 2017. ये इस कानून के बारे में या इस रूल्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो क्या होता है कि किसी भी कंपनी के लिए अगर मान लो कि मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस पर अगर मान लो कि 10-15 एक्ट या 10-15 कानून लागू है, एप्लीकेबल है, तो मैं मेरा काम करूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन करूँ, मेरा प्रोजेक्ट डेवलप करूँ, मेरी क्वालिटी, सेफ्टी की तरफ ध्यान दूँ या इन सब कानून के कंप्लायंस करते बैठूँ। और ये पूरी ज़िम्मेदारी पूरा सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर आती है या सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आती है ज़िम्मेदारी। जनरली वो बोलते हैं कि सेफ्टी वालों का काम है, ये देखा है मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका मान लो कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट बोलता है कि ये रजिस्टर मेंटेन करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बोलता है कि ये रजिस्टर मेंटेन करो, मिनिमम वेजेस एक्ट बोलता है कि ये करो, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का अलग है, ठीक है? मिनिमम वेजेस वालों का अलग रजिस्टर है। तो ये सब बहुत कन्फ्यूजिंग है और ये बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे कानून को आप फॉलो करो स्ट्रिक्टली। तो इसके लिए एक ये सारी चीज़ें जो कंप्लायंस है, उसको थोड़ा-सा ईज़ आउट करने के लिए जो कंपनी है, ऑर्गनाइज़ेशन है, उनको फैसिलिटी देने के लिए, उनके लिए ये काम आसान बनाने के लिए, जो रजिस्टर है, उनको एक कॉमन बना दिया है और ये लेबर लॉज़ जो है, उसके नियम में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये 2017 में आया है ये कानून, बहुत अच्छा नियम है। इसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कि कौन से कानून इसमें लाए गए हैं और उसके अंडर जो भी आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्लायंस का काम कर रहे हो, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से इस रूल्स में कौन से एक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है? तो उसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। इक्वल रिम्यूनरेशन को किया गया है, माइंस एक्ट को किया गया है, मिनिमम वेजेस को किया गया है। नेक्स्ट है ओशा। अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, फिर भी ओशा इज अ पार्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। तो हमारे यहाँ कैसे मिनिस्ट्री होता है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वगैरह ऐसी चीजें रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डू comprehensive safety and health statutes regarding OSH at workplace exist at present in India। तो अब इंडिया में प्रेजेंटली कौन सा इंडस्ट्रीज जो है या कौन सी चीज सेक्टर्स कह सकते हैं हम, कौन से सेक्टर्स में सेफ्टी एंड हेल्थ पूरी तरीके से रेगुलेट हो चुके हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। तो मैं कहूँगा कि अगर आप देखोगे माइनिंग में ये हो चुका है, फैक्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पोर्ट इंडस्ट्री में ये देखने को मिलता है। लेकिन एग्रीकल्चर में सेफ्टी एंड हेल्थ का कोई ऐसा रूल्स या रेगुलेशंस ऐसा नहीं है इंडिया में प्रेजेंटली, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है, माइनिंग, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें मौजूद है, सेफ्टी और हेल्थ के रूल्स। The occupier of every factory employing dash dash or more workers shall plant and maintain trees within the premise of factory। अगर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसे हम ग्रीन बेल्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। तो वो फैक्ट्री का प्लॉट एरिया कितना है, उस पर उसका कुछ परसेंटेज आपको ग्रीन बेल्ट एरिया रखना पड़ता है। ग्रीन बेल्ट एरिया का मतलब है कि वहां पर सिर्फ गार्डन होगा, घास होगी और ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। वहां पर कोई भी प्रोसेस या फिर कुछ भी काम नहीं होगा, नॉट इंक्लूडिंग पार्किंग भी नहीं होगा वहां पर, याद रखना, उसे हम ग्रीन बेल्ट एरिया कहते हैं। आई होप उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। यू शुड वियर आई, हेड एंड फेस प्रोटेक्शन इफ यू आर वर्किंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। अगर आप न्यूमेटिक टूल्स के साथ काम करें तो आपको आई प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन और फेस प्रोटेक्शन लगाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएमपी करना उसको। द कोड ऑफ ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 रिप्लेस्ड ऑन मेनी ओल्ड सेंट्रल लेबर लॉज। तो ये जो 2020 में जो कानून आया था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ओएसएच कोड भी कहा जाता है इसे, तो इसने 13 कानूनों को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, पूरी तरीके से ये एनफोर्समेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो
हालांकि इसने फैक्ट्रीज एक्ट को रिप्लेस कर दिया, फिर भी फैक्ट्रीज एक्ट अभी भी चल रहा है, याद रखना, ठीक है। तो पूरी तरीके से इसका एनफोर्समेंट नहीं है। तो ये 13 जो ये नंबर है, ये याद रखना, इसको 100% पूछा जाएगा आपको। व्हेन शुड बी द फॉर्म 300A पोस्टेड? ये ओशा का एक रेगुलेशन है कि अगर आपके यूएस में अगर आपकी कंपनी है, उसमें कुछ एक्सीडेंट्स होता है या कुछ नियर मिस होता है, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो फरवरी मंथ में उसे पोस्ट किया जाता है। Under the provision of Maternity Benefits Act 1961, nursing breaks are to be provided every woman who returns to the duty after delivery of a child until the child attains the age of 15 months. जब तक चाइल्ड मतलब जो बच्चा है 15 महीने का नहीं हो जाता, तब तक उनको नर्सिंग ब्रेक देना जरूरी है। जो भी लेडीज हैं उनको, जब आप डिलीवरी के बाद वो काम पर आती है, तो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के तहत। अब नर्सिंग ब्रेक में क्या किया जाता है, मान लो कि बच्चे पर नजर रखने के लिए माँ जाती है, दूध पिलाने के लिए जाती है, ठीक है, रो रहा है तो उसको कडल करने के लिए जाती, तो इसे हम नर्सिंग ब्रेक कहते हैं, याद रखना। कभी कभी जो भी बेबी है, चाइल्ड है, तो वो पैंट गिल्ली कर देता है डायपर चेंज करने के लिए, तो ऐसे ब्रेक को नर्सिंग ब्रेक कहा जाता है। इसलिए जब तक वो चाइल्ड या वो बेबी 15 महीने का नहीं होता, तब तक आपको प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है। नर्सिंग ब्रेक्स देना, चाहे वो लेडी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो। As per the amendment of Employee State Insurance Act 1948 in 2010, who among the following have been included for getting medical benefits subject to the payment of contribution and such other conditions as may be prescribed? तो ESIC रूल के हिसाब से किसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए? C and D only. The insured person who takes a premature retirement, the spouse of a insured person. इंश्योर्ड पर्सन मतलब भाई एम्प्लॉय जो होता है उसे हम इंश्योर्ड पर्सन का कहते हैं, प्लस जो भी उसका जो भी इंश्योरेंस में जिसका भी नाम है उसके फैमिली वालों का, तो उसे हम इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं। दूसरा है द स्पाउस। स्पाउस मतलब होता है कि उसकी बीवी या उसका पति, ठीक है। तो इनको ईएसआईसी के अंडर मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सस्पेंशन हैज बीन मेड अंडर विच लेजिस्लेशन? ये एक्ट मुझे भी नहीं पता था पहले, अभी ये इसका नाम सुना है मैंने लास्ट ईयर ही। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। हालांकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमने पढ़ा है, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा है, बाकी के जो भी एक्ट है, ट्रेड यूनियन का एक्ट है, वो भी हम पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट मैंने नहीं पढ़ा था। अब इसका एक रीजन भी है, ये प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है उसका। प्री इंडिपेंडेंस 1946 में आया है ये कानून, तो इसलिए शायद ये रह गया होगा, या फिर इसका इतना अभी भी क्या कहते हैं, ये इंटरप्ट नहीं करता है या इंटरफेयर नहीं करता है जो भी लेबर प्रैक्टिसेस है इसमें। द प्रोविजन रिलेटेड सस्पेंशन के लिए हम अभी भी यही रेफर करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ये इसका राइट आंसर है, याद रखना। और अगर आपको सच में वक्त मिले तो ये रेफर करना, यार इंटरेस्टिंग एक्ट है। द मेजर कॉज ऑफ स्लिप्स एंड ट्रिप्स इन द ऑफिस इज क्लटर वर्कप्लेस। कोई भी ऑफिस जिसमें स्लिप ट्रिप्स ज्यादा होते हैं, तो उसका एक ही रीजन है, हाउसकीपिंग नहीं करते हैं वो लोग, क्लटर्ड वर्कप्लेस रहता है, चीजें नीचे गिरी हुई है, यहाँ वहां पड़ी हुई है, तो उसे हम क्लटर्ड वर्कप्लेस कहते हैं, यही रीजन है। What is the most important reason why all accidents should be investigated and recorded? कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों होना चाहिए, उसका रिकॉर्डमेंटिंग क्यों होना चाहिए? पहली बात तो ऐसे सिमिलर एक्सीडेंट हम फ्यूचर में टाल सके। दूसरा, ये कानून के हिसाब से मैंडेटरी है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 बाय द यूनियन गवर्नमेंट, which of the following state had an exclusive law relating to the migrant labor? ओडिशा। तो दोस्तों देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज फैक्ट है कि जब इंडिया में ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट ये कानून नहीं था, उससे पहले एक स्टेट है जिसमें कानून था, उस स्टेट का नाम है उड़ीसा, ठीक है। छोटा सा स्टेट है, बहुत अच्छा स्टेट है, उनके प्राइम सीएम भी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में हम कम ही सुनते हैं, लेकिन उनके काम बहुत अच्छे हैं। अगर आप में से कोई है ओडिशा से तो शायद उनको पता होगा कि जब ये जो एक्ट है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, देश में नहीं था,
उससे पहले उड़ीसा में था ये, तो ये स्टेट का ही ये रूल्स था, एक्ट था। फिर नेक्स्ट है, ऑन विच डेट द बिल ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड गॉट प्रेसिडेंट असेंट, मतलब इसका इनैक्टमेंट कब हुआ था? 28 सितंबर 2020। तो ये डेट याद रखना, ये पूछा जाएगा, 28 सितंबर को हुआ था ये। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या कुछ शेयर करना है आपको, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस, तो आप कह सकते हो। विनोद राजपूत, कुछ शेयर करना है डियर आपको? ओके, आप सभी ने अटेंडेंस कर दिया है, आपको पता है किस तरीके से अटेंडेंस करना है। मैसेज बॉक्स में जाइए, आपका नाम टाइप करिए, सेंड